गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बिहार को नए मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। सम्राट चौधरी जी बिहार के नए चीफ मिनिस्टर हैं एंड इन्होंने नीतीश कुमार जी को रिप्लेस किया है। देखो, नीतीश कुमार जी को कौन नहीं जानता। बहुत लंबे टाइम उन्होंने यहाँ पे बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में सर्व किया एंड अब बीजेपी के जो लीडर हैं सम्राट चौधरी जी, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। देखो, यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार के अंदर कोई बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बना हो, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर इनके साथ दो डेप्टी चीफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं जो कि दोनों जेडीयू पार्टी से आते हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर कैसे सरकार चलती है एंड किस तरह से बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। अब देखो, इसके साथ ही साथ न्यूज़पेपर में और बहुत सारे मुद्दे आते हैं, जैसे ईरान और यूएसए का मुद्दा है। अब एक चीज मैं छोटा सा यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। देखो, जैसे हम सब लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, राइट। अब पता क्या होता है, कई बार ना न्यूज़पेपर के अंदर रोज कुछ ना कुछ होता है कि आज ईरान ने ये बोल दिया, आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया, आज इसने ये बोल दिया, जिसने वो बोल दिया। देखो, हमें ये ना जो बॉल बाय बॉल कमेंट्री होती है कि क्या हो रहा है, ये हमें उतना ज्यादा उन चीजों पे फोकस नहीं करना। क्योंकि पॉइंट पता क्या है कि अगर हम ऐसे हर एक छोटी छोटी चीज के ऊपर फोकस करते रहेंगे तो उस वजह से क्या होगा, हमारे जो मेन मुद्दे हैं वो मिस हो जाएंगे और हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की जगह हम इन तरह की चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो एक ब्रॉडर आइडिया रखो इन चीज़ों के बारे में, और जब पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सारी आपस में इंटरलिंक करके आपको समझ आ जाएंगी। तो थोड़ा सा ना करंट अफेयर्स के अंदर आपको टाइम बहुत क्रूशल बन जाता है, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे चले जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कैसे अपने करंट अफेयर्स करने हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारी टीम की तरफ से 2027 और 2028 के लिए बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं। 2027 का बैच है प्रहार एंड 2028 का बैच आपको यहाँ पे संकल्प देखने को मिलेगा। दोस्तों, अभी इन बैचेस के ऊपर ऑफर्स चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। अब रही बात इन बैचेस की, तो इसमें आपके लाइव लेक्चर्स होंगे, सी सेट भी आपको मिलेगा, आंसर राइटिंग क्लासेस भी होंगी एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे वीकली करंट अफेयर लेक्चर्स और आपको ई बुक्स यहाँ पे इसके माध्यम से मिल जाएंगी। तो ये सारे फैकल्टीज है जो आप यहाँ पे पढ़ाएंगे इन बैचेस के अंदर। तो इन सभी का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इन बैचेस के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों, डेट है आज की 16 अप्रैल 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें आज डिस्कस करना है वो है रिगार्डिंग IUCN रीक्लासिफाइड एम्परर पेंगुइन एंड अंटार्कटिक फर सील्स। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, यहाँ पर आपको पिक्चर में एम्परर पेंगुइन आपको देखने को मिल रहा होगा, राइट। ये सबसे बड़ी पेंगुइन स्पीशी है जो कि अंटार्कटिका के एंडेमिक आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत ही ठंड में ये पाया जाता है, राइट। अब इनके ना जो फेदर्स होते हैं वो आपके काफी डेंस होते हैं, प्लस एट द सेम टाइम इनकी बॉडी इस तरह से शेप रहती है कि यहाँ पर ठंड को भी, एक्सट्रीम कोल्ड को भी ये सर्वाइव कर पाए। एक बात आप ध्यान रखना कि इनकी जो हैबिटेट होती है ना, वो होती है फास्ट आइस। अब ये वर्ड क्या है, फास्ट आइस क्या होता है? देखो, कई बार ना जैसे आप प्लेन में हो सकता है, आप जैसे कुछ लोग बैठे हों तो आपने सुना होगा प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट। तो फास्ट का मतलब होता है बांध लेना, राइट। तो फास्ट आइस का मीनिंग क्या हुआ? फास्ट आइस का मीनिंग हुआ ऐसी बर्फ जो बंधी हुई है। बंधी होना मतलब एंकर्ड होना। कहाँ बंधी हुई है? जो आपकी कोस्ट लाइन को, सी फ्लोर को बंधी हुई है। मतलब ये ना वो वाली बर्फ है जो कोस्ट के आसपास होती है। ऐसा नहीं कि बहुत आगे होती है, वहां पर नहीं। मेजरली ये फास्ट आइस जो कोस्ट लाइन के फास्ट एंड है, वहां पर आपको मेजरली ये देखने को मिल जाएंगे। अब आपको पता ही है कि ये एकमात्र ऐसी पेंगुइन स्पीशीज है जो अंटार्कटिक विंटर में ब्रीड करती है। प्लस वहां पे जो फिशेज हैं, क्रिल्स हैं, स्क्विड्स हैं, इनको यहाँ पर ये कंज्यूम करती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर स्पीशीज बन जाती हैं। इंडिकेटर का मतलब वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, हेल्दी है या नहीं है, उसकी सिचुएशन को इंडिकेट करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इनकी मात्रा अगर कम हो रही है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ है। साथ ही साथ ये उन एरियाज में हंट करते हैं, फीड करते हैं जहाँ पर आपको सी आइस देखने को मिल जाती है या फिर उनमें कुछ क्रैक्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर ये हंट करते हैं। अब पॉइंट पता क्या है, इनकी जो पॉपुलेशन है ना, 2009 से लेकर 2018 के बीच में लगभग 10% कम हुई, राइट। और साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि 2080 तक लगभग इनकी पॉपुलेशन आधी जो है वो लगभग खत्म हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है। इसके साथ ही साथ एम्परर स्पीशीज
सेंटिनल स्पीशीज हैं। प्लीज इस बात को नोट करना कि क्या होता है सेंटिनल स्पीशीज। देखो, इन स्पीशीज का नंबर का कम होने का मतलब पता क्या है, हमारा जो क्लाइमेट चेंज है या फिर इन्वायरमेंट है वो बदल रहा है, एंड हमें लोगों को सिग्नल्स मिल रहे हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। उनको बोलते हैं सेंटिनल स्पीशीज। मतलब आने वाले दिनों में हमारे ऊपर खतरा आ सकता है, उसका जो इंडिकेट करते हैं वो स्पीशीज को हम बोलते हैं सेंटिनल स्पीशीज। समझे मेरी बात को। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 2009 से लेकर 2018 के बीच में यहाँ पर इनकी जो पॉपुलेशन थी लगभग 10% कम हो गई। अब उसको देखते हुए आईयूसीएन ने जो इनका स्टेटस था वो अब यहाँ पे एंडेंजर्ड कर दिया है। तो प्लीज नोट करिएगा, दिस इज द रीसेंट चेंज जो कि आईयूसीएन ने स्टेटस चेंज किया है। इस वजह से हम इस न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। और सिर्फ एम्परर पेंगुइन का ही नहीं, बल्कि आपकी जो अंटार्कटिक फर सील है इनका भी आईयूसीएन स्टेटस चेंज हुआ है। थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, इनके बारे में बात करें, अंटार्कटिक फर सील की बात करें तो ये सबसे छोटी अंटार्कटिका की सील स्पीशीज हैं। इनके फर जो होती है काफ़ी मोटी होती है। ईयर फ्लैप्स आपके एक्सटर्नल देखने को मिल जाएंगे। ये काफ़ी अच्छे से स्विम कर सकते हैं। जो इनके मेल होते हैं ना, मेल फर सील जो होती हैं वो बड़े होते हैं साइज में एज कम्पेयर टू फीमेल। ये भी वहाँ पे जो फिश, क्रिल, स्क्विड्स वगैरह मिलती हैं उनके ऊपर आपका कंज्यूम करते हैं। एंड इनकी जो पॉपुलेशन थी ना वो भी पिछले 25 साल के अंदर 50% से ज़्यादा यहाँ पे कम हो चुकी है। तो इनके ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा है, राइट। एंड इसीलिए यहाँ पर आईयूसीएन ने इनका भी स्टेटस जो है वो यहाँ पे एंडेंजर्ड कर दिया है, क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ पे इनके रिगार्डिंग काफ़ी डर लग रहा है कि इनकी मात्रा कहीं और कम ना हो जाए। बाकी अगर हम बात करें ना 19वीं सदी की, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि इनकी मात्रा बिल्कुल खत्म हो जाएंगी या फिर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम ना इनके जो सील्स थे इनके फर के लिए इनको इस आपका पकड़ा जा रहा था, इनको इनको हंट किया जा रहा था। एंड इस वजह से एक बहुत बड़ा टाइम आया था जब इनके नंबर्स बहुत कम हो रहे थे, बट धीरे धीरे करके हमने यहाँ पे रिकवरी के ऊपर इनके काम किया, इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया। बट आज के टाइम के ऊपर क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है ना, आपके डेबरी के अंदर इंटेंगल होने की वजह से, मान लो कुछ हम फिशेस को पकड़ रहे हैं वहां पर ये साथ में पकड़े जाते हैं, तो उन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर इनके ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें थी आईयूसीएन रीक्लासिफाइड एम्परर पेंगुइन एंड अंटार्कटिक फर सील के बारे में। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है उत्कर्ष 2.0 के बारे में। देखो, सबसे पहले ना आप उत्कर्ष के बारे में जानिए। देखो, यहाँ से ना क्वेश्चन जो बनेगा ना वो यही बनेगा कि किसका इनिशिएटिव है। तो पहले तो आप ये देखो कि 2019 से लेकर 22 में एक आरबीआई का इनिशिएटिव था उत्कर्ष। अब इसमें बात करेगी कि आखिर हमारा जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, उसकी फंक्शनिंग को, उसकी रेगुलेशन, उसकी सुपरविजन को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। अब यहाँ पे आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है उत्कर्ष 2.0। अब इसमें क्या होगा 2.0 के अंदर? 2.0 के अंदर हम यहाँ पे फोकस करेंगे हमारे कस्टमर्स के ऊपर। हम कोशिश करेंगे कि अच्छा, जैसे अलग अलग तरह के कंप्लाइंसेस होते हैं जो फुलफिल करने पड़ते हैं, उनको हम कैसे सिंप्लीफाई कर पाएं। हमारा आरबीआई जो है वो कैसे फ्यूचर रेडी और अच्छे से बन पाए। फाइनेंस को हम यहाँ पे कैसे इंक्लूसिव बनाएं, आम लोगों तक पहुंचाएं। कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल फोकस, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा अलॉन्ग विद द रेगुलेशन। ये 7 पिलर के ऊपर फोकस रहने वाला है उत्कर्ष 2.0। बेसिकली आरबीआई अपनी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके उनको और ज़्यादा बेहतर बनाने की यहाँ पे कोशिश करेगा। दैट इज द एंटायर ऑब्जेक्टिव। ऐसे सेगमेंट्स जिन तक अभी तक चीज़ें नहीं पहुंच पाई हैं, जिनको हम अंडर सर्व्ड सेगमेंट बोलते हैं, उन तक भी फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचे, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, गांव गांव तक, महिलाओं तक, उन तक यहाँ पे चीज़ें पहुंचनी चाहिए। टेक्नोलॉजी में एआई का अडॉप्शन हम यहाँ पे करेंगे, तो उन सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपका उत्कर्ष 2.0 देखने को मिल जाएगा। एंड एट द सेम टाइम हम यहाँ पर रुपी को इंटरनेशनलाइजेशन करने की भी यहाँ पे प्रमोशन की कोशिश करेंगे, यानी कि रुपी भी इस्तेमाल हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक्सेप्टेंस यहाँ पे बढ़े। प्लस एट द सेम टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम जैसे हमारा यूपीआई है, अब कई देशों में यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, तो उसको भी और फर्दर हम यहाँ पे एक्सपेंड करें। ये सारे काम होंगे अंडर द उत्कर्ष 2.0 ऑफ द आरबीआई। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है रिगार्डिंग द कैफे नॉर्म्स। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, तो प्लीज थोड़ा सा आप इसको पेशेंस के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना कैफे, CAFE, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स। अब होता पता क्या है आपको? हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर पता है? यस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ना ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है। कई बार डिस्कस किया है मैंने BEE के बारे में, राइट।
अब हमारे ना ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत है, इनके द्वारा नॉर्म्स दिए जाते हैं। सर किस चीज़ के नॉर्म्स हैं ये? देखो यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो भी आपके पैसेंजर व्हीकल्स है ना, उनके अंदर फ्यूल एफिशिएंसी के नॉर्म्स होने चाहिए। क्यों? फ्यूल एफिशिएंसी का क्या दिक्कत है? देखो, अगर हमारे जो व्हीकल्स हैं, अगर वो कम फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, तो उससे भाई कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है, वो भी कम होगा। तो मैन्युफैक्चरर्स को गाड़ियां ऐसी बनानी चाहिए जो अपने आप में फ्यूल एफिशिएंट हो। अब इसके लिए ना हमने लाए थे हम कैफे वन नॉर्म्स। कैफे वन जो नॉर्म्स थे वो 2017 से लेकर 2022 तक थे। फिर आए कैफे टू, वो 2022 से लेकर 2027 तक चलेंगे। अब पॉइंट पता क्या है? अब कैफे थ्री नॉर्म्स लाने का वक्त आ गया है, और ये कब से स्टार्ट होंगे? 1 साल बाद, यानी कि 1 अप्रैल 2027 से स्टार्ट होंगे। अब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर सोच रहे थे कि यार काश ये थोड़ा इसको हम 27 से ना शुरू होके काश ये 28 से शुरू हो। पर अभी के लिए जो इंडिकेशन हमारी सरकार की तरफ से आ रही है वो यही है कि नहीं, आपको 2027 से ही इनको आपको यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। अब पॉइंट ये आता है कि सर ठीक है स्टार्ट कर देंगे, तो इसमें दिक्कत किस बात की आ रही है? देखो, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। अब यहाँ पर ना पॉइंट ये है कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स होंगे, उनको काम करना पड़ेगा। उनको अपने इंजन ऐसे बनाने पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे हों, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का मिशन यहाँ पे कम से कम हो, प्लस हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, हाइब्रिड व्हीकल्स की तरफ, राइट? तो इस तरह से ना ओवरऑल पूरे कॉर्पोरेट का एवरेज हम फ्यूल एफिशिएंसी देखते हैं, इंडिविजुअल गाड़ी की नहीं देखेंगे। ओवरऑल जितनी व्हीकल्स उसने बेची उस कंपनी ने, उनका एवरेज एमिशन यहाँ पे नॉर्म्स को मैच करना चाहिए। दैट इज द एंटायर फोकस। ठीक है, तो इस तरह से 2027 से लेकर 32 तक ये कैफे थ्री नॉर्म्स यहाँ पे होने वाले हैं। एंड ये जो ड्राफ्ट नॉर्म्स आए हैं हमारे सामने, इसके माध्यम से एक फ्लेक्सिबल कंप्लायंस मैकेनिज्म यहाँ पे दिया गया है। फ्लेक्सिबल क्यों? देखो यहाँ पर पता क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरर्स को बोला गया है कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एमिशन यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपने इससे ज्यादा किए ना, तो उस केस में पता क्या करना पड़ेगा, आपके पास कार्बन क्रेडिट का ट्रेडिंग मैकेनिज्म होगा। यानी कि कोई ऐसा मैन्युफैक्चर जिसने कम एमिशंस किए हैं, आप उससे ये कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हो। दैट इज द एंटायर फोकस कि हाँ यार ठीक है, आपको एमिशंस कम करने हैं, पर मान लो अगर एमिशंस उतने कम नहीं कर पाए आप, तो उस केस में आप यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म यहाँ पे बनाया गया है कार्बन क्रेडिट का ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा अगर मान लीजिए ऐसा नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हो, आप BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के पास जाकर कार्बन क्रेडिट्स को यहाँ पे खरीद भी सकते हो। दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। पर उसमें यही है कि खर्चा आपका ज्यादा बढ़ जाएगा इन पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स का, राइट? अब एक ना जो डाउट आ रहा है या आज के समय डिस्कशन का मुद्दा है, वो है छोटे व्हीकल्स और बड़े व्हीकल्स का। पॉइंट पता क्या था, जो छोटे व्हीकल्स हैं, जो स्मॉल कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका ये कहना था कि भाई देखो यार, आप हमारे ऊपर थोड़ा सा रहम करो, आप हमारे लिए थोड़े से आसान चीज़ें बनाओ। पर अब यहाँ पे सरकार बोल रही है कि नहीं, देखो सबके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी के साथ हमें यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे वो नहीं करना। सो दैट इज़ वाई जो डिस्टिंक्शन थी स्मॉल एंड लार्ज व्हीकल्स की, अब उससे हम यहाँ पे दूर जा रहे हैं। तो स्मॉल व्हीकल्स के लिए ऐसा कुछ अलग से कंसेशन हमने नहीं प्लान किया एज पर द लेटेस्ट जो कि अमेंडमेंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो छोटी गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स और बड़ी गाड़ी के जो मैन्युफैक्चरर्स है ना, वो दोनों यहाँ पर आपस में थोड़ा सा उनके बीच में मतलब इस बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है कि कैसे कैफे नॉर्म्स यहाँ पे इंप्लीमेंट होंगे। तो फोकस यही है कि यहाँ पे पूरा मैन्युफैक्चर के एंटायर फ्लीट के कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को यहाँ पे हमें कम करना है। अच्छी खासी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दी गई है। एंड इस तरह से ये सारे काम आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी और ये नंबर्स वगैरह इतने ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स सी कि आगे कैसे कैफे नॉर्म्स को आपके इंप्लीमेंट होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको यहाँ पे कैफे नॉर्म्स के बारे में पता होनी चाहिए। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है ई सेफ हर। अब सबसे पहले तो इसकी आप फुल फॉर्म देखो, इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सेफ हाई एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन इनिशिएटिव। ये है इसकी फुल फॉर्म ई सेफ हर की। अब इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब यही है कि देखो जब हम बात करते हैं ना गांव की महिलाओं की, बात होनी है रूरल वुमेन की, तो उनके बीच में हम साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग अवेयरनेस यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं। क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आजकल। तो देखो साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, राइट? साइबर सिक्योरिटी इज अ प्राइम कंसर्न आज के टाइम के ऊपर। तो हम पता क्या कोशिश कर रहे हैं कि अगले 3 साल के अंदर हम साइबर सखीस यहाँ पे बनाएं। साइबर सखीस कौन होंगी?
1 मिलियन 10 लाख गांव की महिलाएं होंगी जिनको हम साइबर सखी यहाँ पे बोलेंगे, उनको इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी एंड इस तरह से वो साइबर सिक्योरिटी के बारे में जान पाएंगे और लोगों को भी यहाँ पे ये बता पाएंगे। तो गांव की महिलाओं के ऊपर हम यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं, खासकर वो जो कहीं ना कहीं फाइनेंस, लाइवलीहुड या सर्विसेज वाली चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं, वो खुद भी सीखेंगे इस चीज़ को और आगे भी लोगों को सिखाएंगी। तो ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है ये है दरअसल में मीटी का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ आपका जो सीडैक है, सीडैक हैदराबाद, वो यहाँ पे काम कर रहा है, और जो रिलायंस फाउंडेशन है वो भी गांव गांव तक इसको लेके जाएगी वाया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। दैट इज द फोकस ऑफ ई सेफ हर। ठीक है, तो कम्युनिटी लेड होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से ये ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी और अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट्स के अंदर यहाँ पे चीजें समझाई जाएंगी, ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी। तो अभी जो स्टार्टिंग है ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा से हो रही है एंड धीरे धीरे करके हम यहाँ पे इसको देश भर के अंदर यहाँ पे ले जाएंगे। तो जो हमारा सपना है ना साइबर सिक्योर भारत का, उसके लिए यहाँ पे गांव की महिलाओं तक भी इस चीज को पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये जो ई सेफ हर इनिशिएटिव है उसी में हमारी यहाँ पे हेल्प कर रहा है। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने है दैट इज विद रिगार्ड्स टू कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन रीजनल कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले तो रीजनल कॉन्फ्रेंस को समझने से पहले मैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के बारे में समझा देता हूं। देखो, कॉमनवेल्थ का मीनिंग आप जानते हैं। देखो, कॉमनवेल्थ में ना, मैं ये तो नहीं कह रहा कि सभी कंट्रीज, पर एक्चुअल में जो कॉमनवेल्थ की बात करते हैं तो ज्यादातर कंट्रीज तक वो हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स के अंडर रही हैं, जैसे इंडिया भी यहाँ पे रहा है ब्रिटिशर्स के अंडर, राइट। तो ज्यादातर वो कंट्रीज होती हैं कॉमनवेल्थ के अंदर। तो दरअसल में ना ये जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन थी ये 1911 में स्टैब्लिश करी गई थी, भारत की आज़ादी से बहुत पहले। पॉइंट ये था कि जो भी कॉमनवेल्थ के क्रॉस आपके अलग अलग देश हैं उनमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को यहाँ पे हम प्रमोट करें। इसके हेडक्वार्टर आपको लंदन यूके में देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या करती हैं, ये यहाँ पर मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि यार एक देश में जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं वो दूसरे देशों के साथ यहाँ पे उसकी नॉलेज शेयर करी जाए, ताकि जो डेमोक्रेसी है वो यहाँ पे अपहोल्ड हो। इसके लिए अलग अलग देशों में वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं, और ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का तरीका है ये काफी अच्छा यहाँ पे इस तरह से माना जाता है। ठीक है, तो ये तो चलो एसोसिएशन हुई। अब इसकी ना अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, एक स्पेसिफिक रीजन की होती रहती है। जैसे भारत के रीजन की अभी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई गोवा के अंदर। अब इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में बात उठी कि हमें महिलाओं का जो रोल है ना पॉलिसी मेकिंग के अंदर वो बढ़ाना है। ये नीचे बिल्कुल ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन, आपके पंचायत लेवल से लेकर हमें यहाँ पे पार्लियामेंट तक यहाँ पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर हमें विकसित भारत का सपना हमें अचीव करना है 2047 तक, उसके लिए हमें युवाओं का पार्टिसिपेशन और महिलाओं का पार्टिसिपेशन ये अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। तो इस पर्टिकुलर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन रीजन कॉन्फ्रेंस के अंदर ट्रेड के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, मैरीटाइम, ब्लू इकॉनमी, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन हुआ। एंड खासकर बात करेगी गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा की। इन कोस्टल स्टेट्स ने अच्छा काम किया है, इनसे सीखते हुए बाकी और स्टेट्स भी अच्छा काम कर सकती हैं। ये सारी डिस्कशन यहाँ पे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन रीजन कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें देखने को मिली। बात रही दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था वुमेनिया इनिशिएटिव के बारे में। अब आपको पता होगा वुमेनिया इनिशिएटिव किसके बारे में था। देखो, दरअसल में ना वुमेनिया इनिशिएटिव जो था वो 2019 में लॉन्च हुआ था। इसका पर्पस ये था कि जो हमारे महिलाओं के द्वारा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस चलाई जा रही हैं या जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको हम लोग जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो आपका प्लेटफॉर्म या पोर्टल है, उसके ऊपर यहाँ पे महिलाओं के जो एंटरप्राइज है हम उनको प्रमोट करें, उनके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकें। दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ वुमेनिया इनिशिएटिव। इसका इंडस्ट्रियल जोन के साथ लिंकेज नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 1 यहाँ पे आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। दोस्तों, बात रही इकोसॉक की, तो डेफिनेटली इकोसॉक्स आपके जो हैं यूएन के 6 प्राइमरी ऑर्गन में से एक है। दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। एक्साइज डस्ट की बात करें तो ये इंडिया और चाइना तो नहीं बल्कि इंडिया के साथ साथ आपका जो उज्बेकिस्तान होता है उसके बीच में होती है। एंड कल हमने डिस्कस भी किया था, ये हर साल होती है। एक साल भारत में होगी, दूसरे साल उज्बेकिस्तान में, फिर भारत, फिर उज्बेकिस्तान, इस तरह से होती है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट अपने आप में गलत रहेगा। सरल एआई की बात करें तो बिल्कुल इसका पर्पस यही है कि जो रिसर्च है वो अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर हो, ताकि जो आम नागरिक है ना वो भी इस रिसर्च को यहाँ पे समझ पाए। सो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर हमने बात करी थी दोस्तों केटरूडा की। केटरूडा के लिए जो आपकी मर्क एंड कंपनी है ना, ठीक है, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है जो कि यूएस बेस्ड है। तो आखिरी स्टेटमेंट अपने आप में यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।